नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल हमने एक दीक्षांत भाषण इस महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना का अध्ययन किया है। आज हम सदाचार का ताबीज इस महत्वपूर्ण व्यंग्य विधा से संबंधित रचना की ओर बढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज इस शीर्षक में ही व्यंग्य है, अर्थात क्या वर्तमान समय में अच्छे आचरण का ताबीज पहनने की आवश्यकता है। यह शीर्षक भ्रष्टाचार जैसी ज्वलंत समस्या की ओर संकेत करता है। लेखक ने सदाचार का ताबीज इस रचना में विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहे भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया है। इस रचना के केंद्र में एक राज्य है जहाँ के राजा तथा दरबारी भ्रष्टाचार को ढूंढने निकले हैं। रचना का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि एक राज्य में हल्ला मचा, भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा कि जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते हैं। इस पर दरबारियों ने उत्तर दिया कि जी हुजूर, दिखते हैं, पर वह तो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, जरा हम भी तो देखें कि आखिर ये भ्रष्टाचार होता कैसे है। मानवीय जीवन से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते भ्रष्टाचार का चित्रण इस रचना में लेखक ने किया है। राजा के इस बात को सुनकर एक दरबारी ने कहा कि हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने सुना है वह बहुत बारीक होता है और हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। दरबारी का यह कथन भ्रष्ट शासन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। हम जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में आंज कर, अर्थात आँखों में पहनकर ये विशेषज्ञ बारीक से बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। इसीलिए हुजूर, मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही आप भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। दरबारी की इस सलाह पर राजा ने भी अपने प्रदेश में, अपने राज्य में रहने वाली विशेषज्ञ जाति के 5 आदमियों को बुलाया और कहा कि सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है इस बात का पता नहीं है। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, और अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। अब इन राजा महोदय ने अपने राज्य में रहने वाले विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंप दिया। राजा की बात मानकर विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद ये 5 विशेषज्ञ फिर से दरबार में हाजिर हुए।
राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? इन पांचों ने उत्तर दिया, जी सरकार। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? इन लोगों ने पुनः उत्तर दिया, जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया और कहा कि लाओ, मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। इस पर विशेषज्ञों ने उत्तर दिया, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि वह तो इतना सूक्ष्म है और अगोचर है कि दिखाई नहीं देता, पर है तो वह सर्वत्र व्याप्त। उसे देखा नहीं जा सकता, बस उसका अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञों की इस बात को सुनकर अब राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, ये सभी गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? भ्रष्टाचार के बीच दम तोड़ते नीति मूल्यों की ओर यहाँ पर लेखक ने प्रश्न संकेत करते हुए यह प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या वर्तमान समय में नीति मूल्य कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार ही ईश्वर या सब कुछ बन गया है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, इस भवन में भी है और महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर जा खड़े हुए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है, क्योंकि पिछले महीने इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है, वास्तव से दुगने दाम का है और आधा पैसा बीच वाले खा गए हैं। आपके पूरे शासन में ही भ्रष्टाचार है और मुख्यतः वह रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है। विशेषज्ञों की इस बात को सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, क्या तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब राजा के इस प्रश्न पर उन विशेषज्ञों ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, हमने भ्रष्टाचार को मिटाने की योजना भी तैयार की है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। सबसे पहले तो ऐसे मौकों को मिटाना होगा जहाँ से भ्रष्टाचार का आरंभ होता है। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को रिश्वत है। यदि ठेका मिट जाए तो रिश्वत भी मिट जाएगी। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। साथ ही महाराज उन कारणों पर विचार करे जिन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है। विशेषज्ञों के इस सुझाव को सुनकर राजा ने कहा कि अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना यहाँ पर रख जाओ, हम और हमारा दरबार तुम्हारी योजना पर अवश्य ही विचार करेंगे। और इस प्रकार से अपनी योजना को राजा को सौंपकर विशेषज्ञ वहाँ से चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा और उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए, इस चिंता में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इन विशेषज्ञों ने तो आपको संकट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, इसी चिंता में मुझे रात को भी नींद नहीं आती। तभी दूसरा दरबारी बोला कि ऐसी रिपोर्ट जो महाराज की नींद में बाधा उपस्थित करे,
आग के हवाले कर देना चाहिए। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? उस योजना को किस प्रकार से काम में लाया जाए? दरबारियों ने कहा कि महाराज, योजना क्या है? यह तो एक मुसीबत है। उस योजना के अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी और सारी व्यवस्था ही उलट पलट कर रह जाएगी। इसीलिए जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। इस पर राजा साहब बोले कि मैं भी चाहता हूँ कि व्यवस्था में विशेष परिवर्तन न हो और भ्रष्टाचार भी मिट जाए, पर यह होगा कैसे? और इस प्रकार से इस राज्य के राजा तथा दरबारी अब भ्रष्टाचार को किस प्रकार से मिटाया जाए इसकी योजना बनाने लगे। आगे की कथा हम कल की तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।